Hello, dear champions. Welcome to Super Grades. My name is Tapesh Saxena, and in this session, we are going to solve all the 30 questions of the QA MCQ section of IPMAT Indore 2025 actual paper. Yes, you heard it correct. Actual paper जो हुआ था IPMAT Indore 2025 का, उसके जो MCQs थे 30, उसको हम एक ही सेशन में पूरा सॉल्व करने वाले हैं, साथ में एनालिसिस भी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई जस्ट सी द फर्स्ट थिंग, दैट इज कि व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर. ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लो. इट मे बी अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर यू. सो सबसे पहले समझो कि डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इजी, बहुत सिंपल थे. आई एम श्योर कि ये 5 क्वेश्चंस हर बच्चा जो भी थोड़ी सी भी डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करके गया है वो 100% इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है. उसके बाद अरिथमेटिक के 3 क्वेश्चंस, अगेन द मोस्ट डुएबल पार्ट ऑफ द पेपर. उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा डुएबल था. नंबर्स का जो एक क्वेश्चन था रिमाइंडर के ऊपर, दैट वाज आल्सो वेरी 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 डुएबल. प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थोड़े से चैलेंजिंग थे. कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन था, थोड़ा चैलेंजिंग था. GMT में अगर हम देखेंगे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, 3 क्वेश्चंस वर देयर. 2 क्वेश्चंस वर चैलेंजिंग, 1 क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 क्वेश्चंस, ऑल 3 वर वेरी चैलेंजिंग. तो मेरे ख्याल से जिनका अच्छा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही सॉल्व कर पाएंगे. सीरीज एंड सीक्वेंसेस के 5 क्वेश्चंस वर देयर. 2 क्वेश्चंस वर वेरी सिंपल, 3 क्वेश्चंस वर डिमांडिंग. एंड अलजेब्रा में 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस अगेन वेरी सिंपल, 3 क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा चैलेंजिंग थे. मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग था तो ये भी अलजेब्रा का ही, बस मैट्रिक्स के फॉर्म में हमसे पूछा गया था. ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. ये समझ लेते हैं कि जो इस पेपर में कट ऑफ मार्क्स थे वो कितने थे. तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क्स जो हमें IIM इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई देते हैं, तो वो थे 28. ठीक है, विच मीन्स कि 7 क्वेश्चंस अगर आपने राइट कर दिए तो ये 28 मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे विद नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, अब अगर आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें से आपके 8 करेक्ट हैं और 2 रॉन्ग हैं, तो भी आपके 28 मार्क्स आ जाएंगे. सो दिस इज द कट ऑफ स्ट्रक्चर. एंड डेफिनेटली फिर अलग अलग कैटेगरी के लिए कट ऑफ और कम हो जाते हैं. तो आई थिंक कि 28 हमारे लिए एक अच्छा नंबर है. और आप ये समझ सकते हो कि इस टाइप का डिफिकल्टी लेवल होगा तो 7 क्वेश्चंस के अराउंड कट ऑफ आएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर को जब हम बाद में एनालाइज करते हैं देने के बाद तो समझ में आता है. तो ऑब्वियसली अगर आप हर साल के पेपर का थोड़ा एनालिसिस देख लोगे तो आई एम श्योर कि जब आप एग्जाम में रियल टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो यू विल बी एबल टू जज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, और उस हिसाब से फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलेट कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प मिलती है. तो चलो अब अगर हम देखें तो ये हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का पहला सेट है. अच्छा, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर और है कि मैंने जो आपको टेबल दिखाया उसमें जिस ऑर्डर में मैंने क्वेश्चंस को की काउंटिंग की है, या जिस ऑर्डर में हम क्वेश्चंस का वेटेज देख रहे हैं, इसी ऑर्डर में सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, एक्चुअली इस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस नहीं थे, बट ऑब्वियसली हम अगर थोड़ा उसे टॉपिक बाय टॉपिक डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आई होप कि ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी देगा ओवर द डिफिकल्टी लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर. ठीक है, तो चलो उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है, दिस वाज द सेट. इसमें हमें जो डेटा दिया हुआ है वो इन लैक्स ऑफ रुपीज है. लैक्स ऑफ रुपीज का डेटा है. 3 अलग अलग कैटेगरी की सेल्स का डेटा है, अपैरल, फुटवियर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके दिसंबर तक, एक साल के पूरे 12 महीने का डेटा हमें गिवन है. सेल्स के फिगर्स हैं, रुपीज लाख में फिगर्स गिवन है, और इनमें से कितना सेल्स जो है वो रिटर्न आ गया. ठीक है, ऑब्वियसली जब कंपनी सेल करती हैं तो उसमें से कुछ पार्ट जो होता है वो ऑनलाइन सेल्स में तो ऐसा होता ही है कि कुछ पार्ट रिटर्न भी आ जाता है, तो डेफिनेटली उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल सेल्स में से. ठीक है, तो जब हम नेट सेल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, नेट सेल्स, तो क्या करेंगे कि ये जो सेल के फिगर दिए हैं उसमें से इतना % कम करना पड़ेगा, दैट विल गिव अस द नेट सेल्स इन लैक्स ऑफ रुपीस, और ये है परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स. ठीक है, तो इतना ही इजी डेटा था, समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 1 है, by what percentage the net sales for June increased as compared to May in the footwear category. तो सबसे पहले तो फुटवेयर कैटेगरी है. ठीक है, दूसरी बात कि हमें नेट सेल्स कैलकुलेट करना है, कौन से मंथ की, मई
और जून की, ठीक है राइट। उन्होंने क्लियरली पूछा है कि जून की जो नेट सेल्स है वो मई की नेट सेल्स से फुटवेयर कैटेगरी में कितना परसेंट ज्यादा है, राइट। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले अपन मई की नेट सेल्स कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल थिंक अबाउट द नेट सेल्स ऑफ जून, ठीक है। तो अगर हम मई देखें, फुटवेयर कैटेगरी तो बहुत क्लियर है ही दिमाग में। मई फुटवेयर कैटेगरी जो हमारी सेल्स हमें दिख रही है वो 69 है, लेकिन नेट सेल्स है तो इसमें से ये जो रिटर्न वाला पार्ट है इसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो 69 में से 6% माइनस होगा, ठीक है। अब 69 का 6% कितना होगा, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 6 9 जा 54, कैरी आया 5, 6 6 जा 36 प्लस 5 इज 41, 6 6 जा 36 प्लस 5 इज 41, और यहाँ पर लगा दो पॉइंट, तो 4.14 है। तो 69 में से 4 माइनस किया 65, और 0.4 माइनस करोगे सो दिस विल बी 64.86। तो ये एकदम मैंने एग्जैक्ट निकाल दिया, आप चाहो तो 65 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है राइट। लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेट रहोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज दीज टू आंसर ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, बाकी दोनों तो बहुत दूर है। बाय द वे अगर आंसर ये या ये हुआ तो अप्रोक्सीमेशन भी चल जाएगा, बट वेन एवर इन द आंसर ऑप्शंस इवन टू वैल्यूज आर वेरी क्लोज, थोड़ा सा एक्यूरेट कैलकुलेट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, पहली बार में ही आंसर आ जाएगा। जून की जो टोटल सेल्स है वो है 111 लाख रुपीस, उसमें से 5% रिटर्न आया है। 5% कैलकुलेट करना तो एक्चुअली बहुत इजी है, वैसे तो हम यहाँ पे भी सीधे 5 मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। तो 555 है, माइनस कर देंगे 5.55, तो 111 में से 5 माइनस किया 106, 0.55 और माइनस कर दिया, सो दैट विल बी 105.45, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखना है कि ये जो नेट सेल्स है जून की, ये मई की नेट सेल्स से कितनी ज्यादा है परसेंटेज में, राइट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखोगे तो 15 में से 6 माइनस किया 9 बचेगा 3, 13 में से 8 माइनस किया 5 बचेगा यहाँ 4, 4 में से 4 गया दैट विल बी 0, और 10 में से 6 माइनस किया सो दैट विल बी 4। इसका मतलब मई की नेट सेल्स के कंपैरिजन में जून की जो नेट सेल्स है वो 40.59 लाख रुपीस ज्यादा है, और हमें परसेंटेज में बताना है। तो ये जो इंक्रीमेंट दिख रहा है ये बेस वैल्यू का, मतलब इनिशियल वैल्यू का कितना परसेंट होगा। सो 40.59 इज व्हाट परसेंट ऑफ 64.86, दैट इज आवर क्वेश्चन, राइट। तो ऐसा आईपी मैट इंदौर के एग्जाम में कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, राइट, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, बाहर से कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं किया जाता। तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर का यूज करो, फटाफट कैलकुलेट कर लो, राइट। कैलकुलेट करोगे तो पता चल ही जाएगा कि दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 62.58%, दैट इज आंसर ऑप्शन बी, है ना। तो ये हमारा करीब करीब 62.58% आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर ध्यान से भी देखो तो इसका जो 10% होगा वो है 6.486, दैट इज 10%। इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, एंड 6 6 जा 36 प्लस 2 38। तो देखो इसका 60% होगा 38.916, दिस इज 60%। और उसके अलावा अगर यहाँ पे देख पा रहे हो ये करीब करीब 39 है, तो अभी भी 1.6 या 1.7 का गैप और है, ठीक है। 1.7 का गैप है तो इसका 1% होगा 0.64, और ये उसके डबल से भी ज्यादा दिख रहा है, मतलब 2% तो कम से कम और ऐड होगा ही। तो 60% या 61% आंसर नहीं है, कम से कम 2% तो और ऐड करना ही है। तो 62.58% विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मैंने अप्रोच बताई इन केस अगर कभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं हुआ तब, ठीक है। अदरवाइज तो कैलकुलेटर के थ्रू जाओ, मेरे ख्याल से इजी रहेगा। Among the following 4 months, for which month the value of the footwear returned in lakhs of rupees was the highest, ठीक है। तो अगेन फुटवेयर ही कैटेगरी में देखना है, फुटवेयर में हमें देखना है among the following 4 months for which month the value of footwear returned in lakhs of rupees was the highest। तो जो फुटवेयर का रिटर्न आया है वो इनमें से किस महीने में सबसे ज्यादा है। तो अगर हम 1 by 1 मंथ के हिसाब से ही सोचें तो सितंबर में देखो फुटवेयर की जो सेल्स है वो है 118, और 118 का हमें कितना परसेंट देखना है, 10%, ठीक है। 10% रिटर्न है
तो 118 का 10% तो कैलकुलेट करना बहुत इजी है, दैट हैज टू बी 11.8 लाख। तो 11.8 लाख रुपीज जो है, अच्छा यहाँ पे 10% नहीं है, फुटवेयर है ना, सो दिस हैज टू बी 9%, ठीक है। तो 118 का 9% कैलकुलेट करना इज वेरी 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 सिंपल। अगेन या तो 10% में से 1% माइनस कर दो, 10% है 11.8, 1% होगा 1.18, माइनस किया तो 10 में से 8 गया 2, बचेगा 7 में से 1 गया 6, और उसके बाद 11 में से 1 गया 10। तो यहाँ पर जो सेल रिटर्न आ रही है दैट इज 10.62 लाख। उसके बाद जुलाई में देखते हैं, जुलाई में है 119 और उसका 9%, तो डेफिनेटली 119 का 9% थोड़ा और ज्यादा आएगा, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 118 का 9% 10.62 है, तो 119 का 9% थोड़ा और ज्यादा होगा, मान लो करीब करीब 11 हो जाएगा, ठीक है। 10.62 को थोड़ा बढ़ाओगे, वेरी क्लोज टू 11। अब ये देखना है कहीं पर 11 से ज्यादा आता है क्या, राइट। तो जून में 111 है और उसका 5%, तो 111 का 5% तो मेरे ख्याल से काफी छोटा होगा, दैट विल बी 5.55। तो ये तो आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। जुलाई की वैल्यू अभी तक सबसे बड़ी दिख रही है। मार्च में अगर देखते हैं तो मार्च में 121 का 7% कैलकुलेट करना है, एंड आई थिंक 121 का 7% भी उतना बड़ा तो आएगा नहीं। 119 और 121 में कितना ही अंतर है, सिर्फ 2 लाख ही तो ज्यादा है, और परसेंटेज में तो 2% कम हो गया, तो डेफिनेटली बहुत कम ही हो जाएगा, राइट। कैलकुलेट करके देखोगे तो कुछ 8.5 के आसपास आएगा, जो कि 11 से वे लेस देन 11 है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। सबसे ज्यादा जो रिटर्न आया है फुटवेयर कैटेगरी में इन 4 मंथ्स में से वो जुलाई में है, तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन वी मूव अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 3। Which month had highest percentage decline in monthly sales as compared to previous month for the apparel category? तो अब apparel category में अगर देखोगे तो which month had highest percentage decline in monthly sales? देखो यहाँ पे नेट सेल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ मंथली सेल्स की बात हो रही है, मतलब यही वाले फिगर्स देखना है, इसमें से रिटर्न वाला तो कोई भी कैलकुलेशन हमें करना नहीं है। बस ये पता लगाना है कि कौन से मंथ में लास्ट मंथ के कंपैरिजन में हाईएस्ट परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन मतलब हाईएस्ट परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज में डिक्रीज सबसे ज्यादा प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में इनमें से कौन से मंथ में है। तो अगर मैं अक्टूबर का डेटा देखूंगा तो इसे किससे कंपेयर करूंगा, लास्ट मंथ से। तो अगर मैंने अक्टूबर के पहले सितंबर की सेल्स देखी, सो दैट कम्स आउट टू बी 288, और 288 के बाद ये हो जाती है अक्टूबर में 222, मतलब ये 66 लाख से कम हो रही है। और 288 का 10% है 28.8, तो 29 भी मान लिया तो 29 2 जा 58, तो ये डेफिनेटली 20% से ज्यादा है। तो यहाँ पर जो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है वो 20% से भी ज्यादा है, मोर देन 20%, ठीक है। उसके बाद मार्च में देखो, मार्च में 236 और प्रीवियस मंथ में है 279, तो प्रीवियस मंथ में है 279, मार्च में हो गया है 236, मींस इट इज अ डिक्रीज ऑफ हाउ मच, 9 में से 6 माइनस किया 3, 27 माइनस 23 इज 4। अब 279 का 10% होगा 27.9, 20% होगा 27 को भी डबल किया तो 54, 55, 56 के आसपास, और ये 43 तो उससे कम है, मतलब ये डेफिनेटली 20% से कम ही आएगा, काफी कम हो जाएगा, मेरे ख्याल से कुछ 17% के आसपास आना चाहिए, राइट, अप्रोक्सीमेटली। मैं बहुत ज्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहा, हो सकता है ये और कम हो और ज्यादा हो, लेकिन ये 20% से कम है फॉर श्योर। ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मुझसे हाईएस्ट परसेंटेज डिक्लाइन पूछा है, तो अक्टूबर का डिक्लाइन मार्च से तो ज्यादा है, तो मार्च तो आंसर नहीं है। उसके बाद दिसंबर देखो, दिसंबर में 221 है, इसके प्रीवियस मंथ में 228 है, तो बच्चों ये तो बहुत ही कम हुआ, 228 से 221 मतलब सिर्फ 7 लाख रुपीस का डिक्लाइन, और 228 का 1% है 2.28, तो 73% होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 3% का डिक्लाइन है, जो कि बहुत ही कम है, तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद जून में देखेंगे, जून का है 230, प्रीवियस मंथ का है 249, तो 249 से 230, दिस इज अगेन अ वेरी स्मॉल डिक्लाइन ऑफ 19 लाख रुपीस।
19,249 की 10% से भी कम होगा, करीब करीब 7% के आसपास होना चाहिए, विच मीन्स कि यहाँ पर भी उतना डिक्लाइन हमें नहीं मिला, राइट। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डिक्लाइन अक्टूबर में ही है। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन मूव अहेड, सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। फॉर विच कैटेगरीज द वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट रिटर्न as a percentage of sales increased for 3 consecutive months, right। अब इसका मीनिंग तो ये होना चाहिए था कि 3 लगातार मंथ तक बढ़ती जाए परसेंटेज की वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज में ही देखना है, तो परसेंटेज की वैल्यू 3 लगातार महीनों में इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो कहीं टेबल में दिखेगा नहीं, उस हिसाब से तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि देखो, बढ़ने का मतलब ये होता है ना कि 13 से 16 हुई तो एक बार बढ़ी, फिर 16 से 20 हुई तो दूसरी बार बढ़ी, अब तीसरी बार भी तो बढ़ना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि 3 महीनों में लगातार इंक्रीज हुई। लेकिन अब यहाँ तो ऐसा कहीं नहीं दिखेगा किसी भी कॉलम में। बट लुकिंग एट द आंसर ऑप्शंस और क्वेश्चन का जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट अगर ले लिया जाए, कि हम ये सोच लें कि चलो 3 महीने तक लगातार बढ़ती तो रहे कम से कम, तो 13, 16, 20, तो यहाँ पर अपैरेल कैटेगरी में ऐसा हो रहा है। अपैरेल कैटेगरी में ऐसा एक बार हमें दिखाई दे रहा है कि 3 महीने तक ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। वैसे ये एक्चुअली 2 महीने ही बढ़ रही है, लेकिन चलो ठीक है, तीनों वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है। ऐसा क्या हमें फुटवेयर कैटेगरी में दिख रहा है, तो फुटवेयर कैटेगरी में भी यहाँ पर दिख रहा है 8, 9 एंड 10, लेकिन ऐसा कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें दिख ही नहीं रहा, ठीक है। कहीं पर अगर सेल बढ़ी भी है, सॉरी रिटर्न्स बढ़ा भी है, तो नेक्स्ट मंथ में फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा तो फिर कम हो गया, फिर बढ़ा तो फिर कम हो गया, तो कहीं पर भी ये कंसिस्टेंटली बढ़ नहीं रहा है। तो हम ये कहेंगे ओनली अपैरेल एंड फुटवेयर कैटेगरी में ऐसा हो रहा है। तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, among the following 4 months, for which month the contribution of the apparel category in the total monthly sales was the highest, right। तो मंथली सेल्स की बात हो रही है, नेट सेल्स की बात नहीं हो रही, मतलब ये परसेंटेज वाली इंफॉर्मेशन तो नहीं देखनी है, सिर्फ मंथली सेल्स ही देखना है हमें। और ये देखना है कि अपैरेल कैटेगरी का किस मंथ में टोटल सेल्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो अगेन आंसर ऑप्शन से चलते हैं। सबसे पहले अगस्त चेक करें। अगस्त में अगर हम देखते हैं तो अपैरेल कैटेगरी है 252, और अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखें 60 और 36, तो ये होगा 396, राइट। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि 252, ठीक है, 396 प्लस 252, देखो बाकी दोनों का सम 396 और 252 अपैरेल कैटेगरी की सेल्स, तो मतलब इन तीनों की मिलाकर जो सेल्स है उसमें 252 का कितना परसेंटेज है, राइट। एंड ऑब्वियसली हमको ये पता है कि 252 का तो 100% ही होगा, मतलब हम सिर्फ इतना भी देख लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, अब जनवरी में देखते हैं। देखो 252 है, अच्छा चलो ऐसे सोच लो कि 252 है, इन दोनों को भी ऐड कर दिया जाए तो 9 + 5 14, कैरी आया 1, 3 + 2 5 + 1 6, ये 648 में से 252 है। 648 का 10% होगा 64.8, 64.8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32, कैरी आएगा 3, 4 4 जा 16 + 3 19, 4 6 जा 24 + 1 25, तो ये होगा 259.2। मतलब 10% का 4 टाइम्स किया 40%, 40% से ये थोड़ा सा कम है, 40% से करीब करीब 1% लेस दिख रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 39% का कंट्रीब्यूशन है। तो अगस्त में टोटल सेल्स में अपैरेल कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन 39% के अराउंड है, ठीक। उसके बाद अगर मैंने देखा जनवरी, तो जनवरी में 262 है आउट ऑफ द टोटल, तो अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं 262 आउट ऑफ द टोटल, 2 + 4 6 + 9 15, कैरी आया 1, 6 + 1 7, 7 + 8 is 15, फिर कैरी आया 1, 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6। और अब अगर हम ये देखें कि ये परसेंटेज में कितना आएगा, तो परसेंटेज में अगर हमें कैलकुलेट करना है, सो अगेन वी कैन अप्लाई द सेम टेक्निक जैसा हमने वहां पर किया है, कि इसका 10% होगा 65.5, 10% को डबल किया तो 20%, दैट विल बी 131, 131 को डबल किया तो 262 होगा इसका 40%, मतलब ये एग्जैक्टली 40% है। देखो ये एग्जैक्टली 40% है, देखो वो 40% से कम था, ये एग्जैक्टली 40% है। इसका मतलब जनवरी में परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है।
उसके बाद अप्रैल में देखते हैं। अप्रैल में अपैरल कैटेगरी है 258, टोटल कितना है तो 8 + 8 16, 16 + 5 इज 21, 2 + 5 7, 7 + 5 is 12, 12 + 2 is 14, कैरी आया 1, 2 + 1 3, 3 + 3 is 6। तो ये 641 में से 258 हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका 10% होगा 64.1 इंटू 4 किया तो ये हो गया 4, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 256.4। और ये देखो ये तो 40% से भी ज्यादा है, 40% से ज्यादा है, राइट। तो देखो सबसे पहले वैल्यू आई थी 40% से कम 39%, फिर वैल्यू आई 40% और अब आ रहा है 40% से भी ज्यादा। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त और जनवरी तो आंसर नहीं है। अब अगर सितंबर दिसंबर अप्रैल से ज्यादा हुआ तो दिसंबर आंसर है, अदरवाइज अप्रैल। अब दिसंबर में देखो, दिसंबर में जो अपैरल कैटेगरी है उसकी सेल्स है 221, टोटल सेल्स है 1 + 6 7 + 8 15, कैरी आएगा 1, 6 + 1 7 + 8 15 + 2 17, कैरी आएगा 1, 2 + 1 3 + 2 5। तो 575 में से 221। अब देखो ये देख के ही समझ में आएगा कि इसका 10% है 57, डबल किया तो 114, और ये 0.5 भी है तो 115 हो जाएगा, 115 को डबल किया तो 230, तो इसका 40% होगा 230, और ये 221 है, मतलब ये 40% से काफी कम हो गया है, राइट। करीब करीब हमें कम दिखाई दे रहा है, करीब 2% कम है, मतलब ये तो इनफैक्ट 39 भी नहीं है, इट इज बेसिकली 38%, विच मीन्स ये और कम हो गया। तो इसका मतलब जब हमने देखा ध्यान से तो अप्रैल का ही परसेंटेज सबसे ज्यादा है, आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट होता है, इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, राइट। बहुत बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स होता है। दी ओनली थिंग इज कि थोड़ा बोरिंग हो सकता है कि यार सर कैलकुलेशंस करने की आदत तो हमारी छूट गई, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की आदत जो है उसको फिर से डेवलप कर लो, क्योंकि ये चाहे भले ही बोरिंग हो लेकिन इससे आपके मार्क्स पूरे पूरे आ जाएंगे। तो ये जब भी एग्जाम में आए यू शुड ऑलवेज बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे मार्क्स छुपे हुए हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से हमारा अरिथमेटिक वाला पार्ट स्टार्ट होता है। उन्होंने ये कहा कि अनिंदिता इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 3 स्कीम्स ए बी एंड सी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. These schemes offer an interest rate of 10%, 8% and 12% per annum respectively, each compounded annually, ठीक है। तो हर केस में जो कंपाउंडिंग है वो एनुअली हो रही है। इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन स्कीम ए इज, देखो उसके पास टोटल कितना अमाउंट है, तो आनंदिता के पास टोटल अमाउंट है 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपीज। उसमें से स्कीम ए में उसने इन्वेस्ट किए हैं 30,000 रुपीज, ठीक है, ओके वेरी गुड। एंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम ऑल द 3 स्कीम्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज 10,600 रुपीज। चलो वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि बी में कितना इन्वेस्टमेंट है, सी में कितना इन्वेस्टमेंट है, पता नहीं, लेकिन हर चीज का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालना है तो इसको हम 100 का मल्टीपल एज्यूम करते हैं, इजी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 100x है, यहाँ 100y है, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो हमारी पहली स्कीम है उसमें इंटरेस्ट है 10%, जो दूसरी स्कीम है उसमें इंटरेस्ट है 8%, थर्ड स्कीम में इंटरेस्ट है 12%। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालूं तो वो तो सिंपल है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद कंपाउंडिंग होगी। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो सिंपल 10% का 30,000 मतलब 3,000 आ गया। 100x का 8% मीन्स ये 8x होगा, और 100y का 12%, सो दिस विल बी 12y। उन्होंने ये कहा कि जो टोटल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का वो है 10,600, तो ये होगा 10,600। अब यहाँ पर मुझे दो बातें पता चली कि एक तो 100x और 100y का जो सम है वो कितना होने वाला है, तो 100x और 100y का सम, देखो 1 लाख में से 30,000 गया, सो दिस हैज टू बी 70,000, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x और y का जो सम है वो होगा 700, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 10,600, इसमें से 3,000 निकाल दो, ठीक है, 10,600 में से 3,000 माइनस कर दो तो बचेगा 7,600, और ये बाकी दोनों केसेस का इंटरेस्ट होगा, सो दैट इज 8x प्लस 12y। अब इसमें भी 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, सो दिस विल बिकम 2x प्लस 3y, एंड 4 से डिवाइड किया सो दिस विल बी 1900।
अब मेरे ख्याल से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? ऊपर वाली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 500, ठीक है। यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि y की वैल्यू आ जाएगी 500 और x की वैल्यू आ जाएगी 200, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्कीम C है, ठीक है, अब तो हमारा पूरा डेटा क्रैक हो चुका है। जो हमारी स्कीम C है उसमें 100 इंटू 500 मतलब 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो चलो लेट मी चेंज दी कलर, अब हम आंसर की तरफ जा रहे हैं। तो सी में 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और जो हमारा बी है उसमें 200 इंटू 100 मतलब यहाँ पे 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, राइट। अब अगर मैं 20,000 का 8% कैलकुलेट करता हूं तो इसका 1% है 200, 200 इंटू 8 करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1600 एंड सिमिलरली 500 इंटू 12 सो दिस विल बी 6000। देखो ध्यान से, 6000 प्लस 3000 9000 प्लस 1000 10,000 और ये 600 है, तो टोटल इंटरेस्ट मैच हो गया। अब उसके बाद उन्होंने बोला सेकेंड ईयर में क्या होगा, है ना। क्वेश्चन यही है कि देन द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन रुपीज फ्रॉम ऑल द 3 स्कीम्स फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो इंटरेस्ट भी नेक्स्ट ईयर 10% से बढ़ता है। तो 3000 का 10% होगा 300, मतलब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा 3300। सिमिलरली 1600 का 8%, 1600 का 1% होगा 16, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 128, राइट। तो 1600 में 128 ऐड कर दो तो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 1728। सिमिलरली 6000 का 12%, तो 60 इंटू 12 दैट विल बी 720, 720 इसमें ऐड किया तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 6720। अब इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो तो 8 है, तो आंसर ऑप्शन में सभी में 8 है। तो चलो थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, 2 + 2 4 और यहाँ पर आ गया 4। अब 48, 48 भी 2 में है, चलो ठीक है अभी भी कैलकुलेट करना है। 7 7 14, 14 + 3 17, अब 748 एक में ही है, बाकी अब तो खैर पूरा कैलकुलेट कर ही लिया। 6 + 1 7 + 1 8 + 3 11, तो 11,748 is the interest for the second year. Answer option A is the correct answer. So let's move on and try to solve question number 7 now. ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में। यस, मेरे ख्याल से ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करोगे तो फायदा होगा और फिर कंटिन्यू तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली। चलो तो अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, 2 swimmers अंकित एंड विपुल start swimming from the opposite ends of a swimming pool at the same time. Ankit can cover the length of the pool once in 10 minutes, right? तो देखो अगर ये पूल का एक एंड है ना, एक एंड है, लेट से इसका नाम हमने रख लिया P, ठीक है, और ये जो है ये पूल का सेकेंड एंड है, दैट इज सपोज Q। तो अंकित और विपुल जो है वो इनके बीच में शटलिंग करने वाले हैं। अब उन्होंने हमसे ये कहा कि अपोजिट एंड से, तो एक एंड से अंकित स्टार्ट करेगा, दूसरे एंड से विपुल स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब विपुल, अंकित कैन कवर द लेंथ ऑफ द पूल वंस इन 10 मिनट्स, राइट। अंकित को यहां से यहां तक अगर पूरा जाना है तो उसे 10 मिनट्स लगते हैं। कितने मिनट्स लगते हैं? 10 मिनट्स P से Q तक जाने में। और विपुल जो है कैन कवर द लेंथ ऑफ द पूल्स वंस इन 15 मिनट्स, तो विपुल जो है उसको अगर Q से P पर जाना है तो उसे लगते हैं 15 मिनट्स, ठीक है। अब इसके बाद दे स्विम बैक एंड फोर्थ फॉर 80 मिनट्स विदाउट स्टॉपिंग, द नंबर ऑफ टाइम्स दे मीट ईच अदर इज, ठीक है। तो इसकी एक बहुत निंजा टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम निकालो, 10 और 15 से डिवाइड होने वाली वैल्यू, ठीक है। तो 10 और 15 दोनों से कौन सी वैल्यू डिवाइड होती है? 30। तो जो हमारा पूल है उसकी लेंथ को आप मान लो 30 मीटर, ठीक है। पूल की लेंथ कितनी हो गई? 30 मीटर, ये एज्यूम कर लो, क्योंकि लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ता तो आंसर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया रहता, इसका मतलब लेंथ कुछ भी हो आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो लेंथ मान लो 30 मीटर। अब अगर अंकित 30 मीटर 10 मिनट्स में ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? ठीक है, अगर 30 मीटर 10 मिनट्स में तो 3 मीटर पर मिनट, ठीक है। एंड सिमिलरली जो विपुल है वो 30 मीटर 15 मिनट में ट्रेवल करता है तो इसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर मिनट। अब ये सोचो ये पहली बार कब मिले होंगे? दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया,
है ना, एट द सेम टाइम, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया एट द सेम टाइम। तो ये पहली बार कब मिले, ठीक है। तो ऑब्वियसली 30 मीटर का एक डिस्टेंस है जो कि दोनों को मिलके कम करना है, तो हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट मीटिंग का टाइम, फर्स्ट मीटिंग का जो टाइम है उसे मैं कहूंगा T1, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग का टाइम। तो फर्स्ट मीटिंग का टाइम जो है वो T1 है, और फर्स्ट मीटिंग के लिए इनको अपने बीच में 30 मीटर के डिस्टेंस को कम करना है। इनकी रिलेटिव स्पीड है 3 + 2 5 मीटर पर मिनट। तो 30 को 5 से डिवाइड किया, मतलब फर्स्ट मीटिंग का टाइम है 6 मिनट। ये कहीं पर मिल गए, राइट। मान लीजिए कि ये इस पॉइंट पर मिले, ये है इनका पहला मीटिंग पॉइंट, ठीक है, यहां पर मिल गए, अंकित इधर आ गया, विपुल भी इधर आ गया। अब इसके बाद अंकित यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा, विपुल यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा। इसका मतलब अब पूरा सर्कल बनेगा। भाई अब तो ये सोचो ना कि विपुल ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, अंकित ऐसे गया, फिर ऐसे आया। तो मतलब अब इन दोनों ने मिलके पूरे पूल को 2 बार कवर किया, ठीक है। पूरे पूल की लेंथ है 60, लेकिन ये जब आएंगे घूम के तो दोनों 30 + 30 60 मीटर ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी सेकंड मीटिंग का टाइम है उसमें इन दोनों को मिलके 60 मीटर ट्रेवल करना है, और दोनों की रिलेटिव स्पीड है 3 + 2, मतलब अब इनको 12 मिनट लगेंगे। और ये जो 12 मिनट की साइकिल है ये अब बार बार चलती रहेगी, जब भी इनको मिलना होगा तो दोनों को मिलके पूल की डबल लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी इनफैक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब पहली मीटिंग जो है उसके लिए लगे 6 मिनट, फिर सेकंड मीटिंग तो 12 और 6 ऐड कर दो तो सेकंड मीटिंग होगी 18th मिनट में। उसके बाद फिर 12 ऐड करोगे तो 30, फिर 12 ऐड करोगे तो 42, फिर 12 ऐड करोगे तो 54, फिर 12 ऐड करोगे तो 66, फिर 12 ऐड करोगे तो 78, एंड दैट्स इट, राइट। अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो तो 80 मिनट के बाद होगी, तो वो अगर 80 मिनट्स तक ही रन कर रहे हैं तो कुल मिलाकर उनकी 7 मीटिंग्स ही हो पाएंगी। तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ वी कुड हैव डन इट वेरी इजीली इन द एग्जाम, है ना। चलो उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, है तो अरिथमेटिक का ही, एक्चुअली पूछा थोड़ा सा अलजेब्रा की लैंग्वेज में है, लेकिन क्वेश्चन तो प्योर अरिथमेटिक का ही है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो y इज इक्वल टू a + b log x to the base e, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि ये a जो है वो राइट से लेफ्ट में आ जाएगा तो y - a, उसके बाद ये जो b है ये x की पावर में चला जाएगा तो log x की पावर b to the base e। हम ये जानते हैं कि जब भी log का बेस 1 से बड़ा होता है, राइट, e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, आई एम श्योर आप जानते हैं e की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.7 के बराबर, तो ये डेफिनेटली 1 से बड़ी है, ठीक है, राइट। अब अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, e की वैल्यू में, हाँ ठीक है, e की वैल्यू 1 से तो बड़ी होती है फॉर श्योर। अब अगर मैं ये कहूं कि e की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जब भी log का बेस 1 से बड़ा होता है तो आर्ग्यूमेंट जैसे जैसे बढ़ता है log की वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे x की पावर b इसको हम इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा राइट हैंड साइड बड़ा होता जाएगा, तो x की पावर b के साथ राइट हैंड साइड की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो y - a है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी क्योंकि दोनों इक्वल तो है ना। एंड सिमिलरली अगर ये कम हुआ तो ये भी कम होता जाएगा। इसका मतलब x की पावर b जो है वो y - a को रेगुलेट करने लगेगा। ये जितना छोटा y - a उतना छोटा, ये जितना बड़ा y - a उतना बड़ा। इसका मतलब ये दोनों आ जाएंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। सो वी कैन से फॉर श्योर कि y - a इज प्रोपोर्शनल टू x to the power b। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वेरी गुड। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। Suppose A, B and C are 3 real numbers such that maximum of ABC plus minimum of ABC is 50। तो ABC में मुझे पता तो है नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो मैं ये मान लेता हूं कि A सबसे छोटा है, B सब उससे बड़ा है और C सबसे बड़ा है। तो उन्होंने ये कहा कि मैक्सिमम ऑफ ABC, तो मैक्सिमम ऑफ ABC अगर मैंने ये एज्यूम किया है कि यहाँ पे C सबसे बड़ा है और A सबसे छोटा है, तो जो मैक्सिमम ऑफ एबीसी है वो तो सी है, मिनिमम ऑफ एबीसी ए है और दोनों का सम 15 है। ये बात पता चल गई। दूसरा उन्होंने बोला इन तीनों की मीडियन, तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तो देखो उन्होंने ये कहा कि मीडियन
ऑफ ए बी सी, तो मीडियन ऑफ ए बी सी का मतलब होगा मिडिल वैल्यू, तो यहाँ पे मिडिल वैल्यू है बी, माइनस मीन ऑफ ए बी सी, तो मीन का मतलब होता है एवरेज, तो ए बी और सी को ऐड करो, डिवाइड कर दो 3 से, ये वाला जो इक्वेशन है दिस इज इक्वल टू 2। तो अब अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे 3b तो आ ही गया, माइनस यहाँ पर b तो है ही, है ना, और a और c का सम कितना हो जाएगा 15, तो a और c का सम 15, उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3b में से b माइनस किया 2b, माइनस 15 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, इसका मतलब ये हुआ कि 2b की वैल्यू है 21 और b की वैल्यू हो गई 10.5, दैट्स इट, यही तो आंसर है, यही तो पूछा है उन्होंने कि इन तीनों की मीडियन कितनी है, तो मीडियन b ही तो है और b की वैल्यू 10.5 है, मतलब आंसर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर, सिंपल, राइट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, राइट, क्वेश्चन नंबर 10 में मैं जरूर कहूंगा कि जिन बच्चों ने ये टॉपिक कभी पढ़ा नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए सुपर इजी है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक रूल ही लग रहा है और रूल लगा दिया तो आंसर आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं ये कहता हूं कि इन दोनों नंबर्स को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमें दोनों को एक एक करके रिमाइंडर निकालना है। तो हम ये कह रहे हैं कि 11 की पावर 1011 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। मैं ये जानता हूं कि 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। तो जो हमारे रूल्स हैं, जो लॉज हैं रिमाइंडर के, वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ बेस से रिमाइंडर 2 आ रहा है तो जो पावर यहाँ लगी है बस वही पावर लगा दो, ठीक है, और फिर एक बार इसको रिमाइंडर के ऑपरेशन से सॉल्व करने की कोशिश करो कि अब 2 की पावर 1011 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। यहां पर भी एक टेक्निक लगाओ, 2 की पावर में एक ऐसा नंबर ढूंढो जो कि 9 से 1 ज्यादा या 1 कम हो, तो 9 माइनस 1 होता है 8, 2 की पावर 3, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 3, 1011 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, बचेगा 1 11, 3 3 जा 9, बचेगा 2 21, 3 7 जा 21। अब इसे 9 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। 2 का क्यूब हुआ 8, 8 की पावर 337 डिवाइडेड बाय 9, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा और जो पावर यहाँ लगी है वही 2 के ऊपर लगा दो। तो अब ये सोचो कि 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऑब्वियसली 8 9 से छोटा है, तो यहाँ पर ये देखना है कि 8 9 से कितना छोटा है, 8 9 से छोटा है -1, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर होगा -1, 8 को 9 से डिवाइड किया तो निगेटिव रिमाइंडर होगा -1, उसके ऊपर पावर 337 और -1 के ऊपर पावर ऑड है, मतलब निगेटिव रिमाइंडर 1, और अगर 9 डिवाइजर है, निगेटिव रिमाइंडर 1 आ रहा है तो पॉजिटिव में कितना आएगा 8, तो जो हमारा पहला पार्ट है उससे तो रिमाइंडर 8 आ गया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट से देखना है, दूसरा पार्ट कंपैरेटिवली बहुत इजी है क्योंकि हमें दिखाई देगा कि ये जो 1011 है ये 3 इंटू 337 के बराबर है, ये तो अभी हमने पावर में देखा ही था, इसके ऊपर पावर लगी है 11, ठीक है। अब ध्यान से सोचो कि इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 की पावर 11 इंटू 337 की पावर 11, 3 की पावर 11 जो है इसमें 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 9 इंटू 337 की पावर 11, ठीक है, 3 स्क्वायर होता है 9, तो इसका मतलब बच्चों ये तो 9 का मल्टीपल ही बन गया, ठीक है। मान लो ये पूरा नंबर n है तो ये क्या हो गया 9n, अ मल्टीपल ऑफ 9, और अगर ये मल्टीपल ऑफ 9 है तो क्या 9 से डिवाइड करने से यहाँ से कोई रिमाइंडर आएगा, नहीं, जो नंबर 9 का मल्टीपल ही है उसे 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा ही कहाँ, वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ से 8 और 0 को ऐड किया तो आंसर भी 8 आ गया, आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सुपर इजी, सुपर सिंपल क्वेश्चन, बस ये है रिमाइंडर पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिन्होंने पढ़ा नहीं है तो फिर उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें the number of integers greater than 5000 and divisible by 5 that can be formed with the digits 1 3 5 7 8 9। अब देखो उन्होंने ये नहीं बताया कि नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 5000, तो 5000 से बड़ा,
इसका मतलब 4 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। हमारे पास 6 डिजिट है, रिपीटेशन करना नहीं है, तो 6 से ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। तो हम सबसे पहले 1 2 3 4 5 डिजिट के नंबर देखते हैं। उसके सॉरी 5 डिजिट नहीं, पहले तो 4 डिजिट का भी बन सकता है, तो 4 डिजिट के नंबर, फिर 1 2 3 4 5 डिजिट के नंबर देख लेते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 डिजिट के नंबर देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं 4 डिजिट का नंबर देख रहा हूं और वो 5000 से बड़ा होना चाहिए, तो 5000 से बड़ा होने के लिए जरूरी है कि ये जो पहली डिजिट है ये डेफिनेटली 5 से बड़ी हो, या तो 5 या 5 से बड़ी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। अब ऑब्वियसली 1 3 5 7 8 9 में से 5 को तो यूनिट प्लेस पे ही रखना पड़ेगा, तभी तो नंबर 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अब हमारे पास जीरो तो है नहीं। 5 का मल्टीपल बनाने के लिए यूनिट डिजिट में 0 या 5 आना चाहिए, 0 तो है नहीं, तो 5 ही रखना पड़ेगा। अब अगर 5 ही रखना पड़ेगा तो उसके बाद जो बचे हैं उनसे भरेंगे बाकी के प्लेसेस। तो अब देखो, यहाँ पे नंबर 5 या 5 से बड़ा चाहिए, 5 तो अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 7 8 या 9 में से ही कुछ आएगा। इसका मतलब इस प्लेस को हम 3 वेज में ही फिल कर पाएंगे। ठीक है, एक 5 यहाँ आ गया, कोई एक डिजिट यहाँ आ गई, 7 8 9 में से कोई एक डिजिट यहाँ आ गई, तो 2 डिजिट यूज हो गई, अब 4 डिजिट बची है। मतलब ये जो 100 प्लेस है इसको हम 4 वेज में फिल कर सकते हैं, और फिर जो हमारा 10th प्लेस होगा इसे 3 वेज में, क्योंकि फिर 3 डिजिट्स ही बचेंगे हमारे पास। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे 36, राइट। तो ऐसे नंबर जो कि 5 से डिवाइड भी होते हैं, इन्हीं डिजिट का यूज करना है बिना किसी रिपीटेशन के। 4 डिजिट का नंबर है, 5000 से बड़ा है, तो 36 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ 5 डिजिट पे। 5 डिजिट पे आओगे तो यहाँ 5 रख दिया, तो बचे कितने, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 वेज हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। इसका मतलब यहाँ पर 120 नंबर्स बन जाएंगे। सिमिलरली इसमें भी 5 4 3 2 1, तो यहाँ पर भी 120 नंबर्स ही बनेंगे। तो टोटल कितना हो गया हमारा सम, हमको ये पता चला कि फर्स्ट केस में 36 नंबर, सेकंड केस में 120, फिर थर्ड केस में भी 120, तो 240 प्लस 36 276। आंसर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगेन दी सेम थिंग कि अगर पढ़ा है तो इजी है, प्रिपेयर नहीं किया है फिर तो इजी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखें, a natural number n lies between 100 and 400 and the sum of its digits is 10। ठीक है, तो अब देखो, नंबर 100 भी नहीं हो सकता, 400 भी नहीं हो सकता, उनके बीच में ही होगा, क्योंकि 100 और 400 के डिजिट्स का सम तो 10 है ही नहीं। ठीक है, तो अगर इस नंबर को मैं देखूं ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, सो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट n इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। राइट, मैं ये कह सकता हूं कि अगर नंबर 100 से 400 के बीच में है, तो या तो उसकी पहली डिजिट 1 होगी, पहली डिजिट 1 हो सकती है, या फिर पहली डिजिट 2 हो सकती है, और या फिर फर्स्ट डिजिट 3 हो सकती है। बस 4 तो नहीं, क्योंकि 400 से बड़ा नंबर तो नहीं बनाना है। अब देखो, अगर फर्स्ट डिजिट 1 है तो बाकी दोनों डिजिट का सम होना चाहिए 9, तो मैं 109 लिख सकता हूं, 118 लिख सकता हूं, 127 136, राइट। एक डिजिट को 1 1 बढ़ाते जाओ, दूसरे डिजिट को 1 1 कम करते जाओ, तो यहां पर सारे के सारे केसेस समझ में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 नंबर्स बन गए। ठीक, अब अगर फर्स्ट डिजिट 2 है तो बाकी दोनों डिजिट का सम होना चाहिए 8, तो हम स्टार्ट करेंगे 08 से, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 26, फिर आ जाएगा 35। मैं इतना डिटेल में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे देखना है 4 के मल्टीपल भी, तो इसीलिए थोड़ा सा सारे नंबर्स को ध्यान से देखना ही पड़ेगा, राइट। तभी समझ में आएगा कि इसमें 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे 9 नंबर्स बन गए। इन दी सेम वे ये 3 है, तो 07 से स्टार्ट करोगे, फिर आ जाएगा 316 325 334 343 352 361 एंड 370। तो ये तो सारे के सारे नंबर हमें दिख रहे हैं कि कुल मिलाकर कितने नंबर ऐसे हो सकते हैं 100 और 400 के बीच में। तो 10 प्लस 9 प्लस 8 कितने नंबर हो सकते हैं, 10 प्लस 9 प्लस 8 मतलब 27 नंबर।
बट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर 4 से डिविजिबल होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो अब इसमें से 4 के मल्टीपल कितने, 4 की डिविजिबिलिटी मतलब लास्ट टू डिजिट्स। लास्ट टू डिजिट्स देखोगे तो यहाँ पर 0 9 4 से डिवाइड नहीं होता, 18 भी नहीं होता, 27 भी नहीं होता, 36 हो जाएगा, तो ये एक नंबर है। 54 नहीं होता, 63 72 ये एक नंबर है, 81 90 नहीं होता। ठीक है, इधर आ जाओ, 0 8 4 से डिवाइड होता है, 26 नहीं होगा, 44 डिवाइड होता है, सो दैट इज पॉसिबल, 80 भी होता है, सो दैट इज पॉसिबल। यहाँ पे देखा तो 16 इज डिविजिबल बाय 4, 52 इज डिविजिबल बाय 4 एंड दैट्स इट। तो देखो कितने नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब 7 नंबर्स जो है वो 4 से डिविजिबल हैं आउट ऑफ 27। तो प्रोबेबिलिटी होगी 7 अपॉन 27। आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन वी मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। A and B take part in a rifle shooting match. The probability of A hitting the target is 0.4. ठीक है, तो अगर मैं ये कहूंगा कि A की प्रोबेबिलिटी टारगेट को हिट करने की कितनी है, 0.4, तो टारगेट को हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से माइनस कर दो, दैट इज 0.6। एंड while the probability of B hitting the target, तो B जो है उसको टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो उसकी टारगेट नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। अब इफ A हैज द फर्स्ट शॉट, राइट, तो जो हमारा फर्स्ट शॉट है वो कौन लगाने वाला है, A। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पोस्ट विच बोथ स्ट्राइक ऑल्टरनेटली, उसके बाद क्या होगा, फिर B का टर्न आएगा, फिर A का, फिर B का, फिर A का। So what is the probability that A hits the target before B hits it is, right? तो देखो एक केस, इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे। पहला केस ये है कि A ने टारगेट हिट कर दिया, ठीक है, हम यही सोच रहे हैं ना कि A जो है वो B से पहले टारगेट हिट करे। तो एक केस ये हो सकता है कि A ने यहीं पर हिट कर दिया, तो उसमें तो फिर B की चांस ही नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है कि फर्स्ट शॉट में A मिस करे, उसके बाद B भी मिस करे, क्योंकि हम ये चाहते हैं A B से पहले हिट करे, फिर सेकंड शॉट में A हिट कर दे, सो दैट इज दी सेकंड पॉसिबिलिटी, राइट। तो ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। इन दी सेम वे थिंक अबाउट दी थर्ड केस कि फर्स्ट शॉट को A कर दे मिस, उसके बाद फर्स्ट शॉट को B भी कर दे मिस, ठीक है, सेकंड शॉट को A ने कर दिया मिस, B ने भी कर दिया मिस, और उसके बाद थर्ड शॉट जो है वो A ने हिट कर दिया, तो ये भी हमारे लिए एक फेवरेबल केस है। तो ऐसे सारे फेवरेबल केसेस की प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केसेस की प्रोबेबिलिटीज हमेशा ऐड होती हैं। तो देखो यहां पर एक ही इवेंट हो रहा है कि A ने हिट कर दिया, A ने हिट कर दिया, मतलब हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4। लेकिन यहां पर देखोगे तो 3 इवेंट है, पहले A मिस करेगा, तो मिस करेगा मतलब 0.6, उसके बाद B भी मिस करेगा, तो B मिस करेगा तो 0.4, उसके बाद फिर A हिट करेगा तो 0.4। तीसरा वाला केस देखोगे तो उसमें फिर मिस 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 4 बार, तो A ने 2 बार मिस करना है, मतलब 0.6 का स्क्वायर, ठीक है, B ने भी 2 बार मिस करना है, तो मतलब 0.4 का भी स्क्वायर, और उसके बाद A हिट करेगा एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे केसेस बनते जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये काम कब तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चल सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। इस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आई एम श्योर आप लोगों को सम का फॉर्मूला याद है, होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो अगर मैं इसका सम निकालूंगा तो फर्स्ट टर्म है 0.4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर मतलब ये वाला पार्ट जिसकी पावर बढ़ती जाती है वही तो आर है। पहली बार में ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसी की पावर तो बढ़ती जाएगी, तो ये है हमारा आर, 0.6 इंटू 0.4 इज आर। सॉल्व किया तो 0.4, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 0.24, 1 में से माइनस करोगे तो 0.7647, मतलब ये हो गया 40/76, कैंसिल करो 4 से तो 10/19, मतलब आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए बी से पहले टारगेट को हिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 10/19 होगी। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो दैट्स इट, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, ट्राइंगल्स। कंसीडर अ ट्राइंगल विथ साइड लेंथ
4 meters, 6 meters and 9 meters. A dog runs around the triangle in such a way that the shortest distance of the dog from the triangle is exactly 1 meter. ठीक है, ये 1 है, शायद 1 मीटर. ठीक है, उसके बाद द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स बाय द डॉग इन 1 राउंड इज. ठीक है, तो देखो ट्राइंगल की एक साइड है 4, एक साइड है 6 और एक साइड है 9. डॉग जो है वो ट्राइंगल के अराउंड घूम तो रहा है, लेकिन उसे कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है? 1 मीटर का हमेशा. तो देखो 1 मीटर का डिस्टेंस वो मेंटेन करेगा, तो किसी भी एक साइड से 1 मीटर के डिस्टेंस पर हो सकता है. बिल्कुल सही बात, यहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा. सो बेसिकली अगर मैं बिल्कुल पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे ये तो पता चल जाएगा कि ये भी 6 है, ये 9 है और ये 4 है. बिल्कुल पैरेलल लाइन से लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. लेकिन अब अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहुंचने के बाद भी अगर डॉग को डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये 90 है, ये 90 है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है, वही एंगल हमें यहाँ भी दिख जाएगा. सो डेफिनेटली वी कैन से फॉर श्योर कि यहाँ पर डॉग को अगर सेम डिस्टेंस मेंटेन करना है 1 मीटर का, तो उसे यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर हम ये देखते हैं कि इस एंगल के साथ यहाँ पर हमें एक और सर्कल दिखाई दे जाएगा. ठीक है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमें एक सर्कल का पार्ट ही दिखाई देगा, समथिंग लाइक दिस. ठीक, अब देखो ध्यान से सोचो कि ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है और ये वाला जो सर्कल है, इन तीनों को मिला के तो पूरा एक सर्कल ही बन जाएगा. इन तीनों पार्ट को मिलाओगे, क्योंकि डॉग घूम के तो वापस वहीं आएगा ना, राउंड लगा रहा है, तो उसने यहाँ पे जितना भी एंगल ट्रेवल किया, यहाँ पे जितना भी एंगल ट्रेवल किया, यहाँ पे जितना भी एंगल ट्रेवल किया, तो उतना एंगल फिर वो डेफिनेटली वापस आएगा. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर ए होगा ना, तो ये 180 माइनस ए होगा. ये बी है तो ये होगा 180 माइनस बी और ये होगा 180 माइनस सी. मतलब इन तीनों का सम होगा 540 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ए बी सी का सम 180 होता है, तो 540 में से 180 माइनस कर दो, मतलब पूरा 360 डिग्री का सर्कल. सो वी कैन से फॉर श्योर कि डॉग को ये 4 मीटर, ये 6 मीटर और ये 9 मीटर तो ट्रेवल करना ही है, और साथ में 1 मीटर रेडियस का एक सर्कल भी ट्रेवल करना है. ठीक है, तो जो डॉग का टोटल डिस्टेंस होगा वो 4, 6 प्लस 9 और 1 मीटर सर्कल की पेरीमीटर, तो 1 मीटर सर्कल रेडियस है 1 मीटर और उसकी पेरीमीटर तो 2 पाई आर. मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस 6 10 प्लस 9 19 और यहाँ पे 2 पाई और आ जाएगा. सो दैट्स इट, हमारा आंसर ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर. 19 प्लस 2 पाई विल बी दी करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ. उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. एरिया ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज. राइट, अब देखो इसमें अगर आपको ऑक्टागन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो भी लॉजिकली इतना तो सोच ही सकते हो कि जो रेगुलर ऑक्टागन है वो सर्कल के 8 पार्ट्स करने के बाद ही बनेगा, है ना. रेगुलर फिगर है तो एक सर्कल के 8 पार्ट करोगे तभी तो ये बनेगा, है ना. सो दिस इज हाउ वी कैन थिंक अबाउट इट. और उसके बाद अगर हम देखें कि अगर हमने एक सर्कल के 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो सर्कल का टोटल एंगल होता है 360, तो हर एंगल जो है वो 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री. और सर्कल की रेडियस हमें दी हुई है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की रेडियस है. अब हमें पता करना है कि इस ऑक्टागन का एरिया कितना है. मतलब अगर मैं इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, तो ऐसे 8 ट्राइंगल है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ऑक्टागन इज नथिंग बट 8 टाइम्स द एरिया ऑफ एनी वन ट्राइंगल. किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो 8 से. हम जानते हैं कि ट्राइंगल के एरिया का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, है ना. तो यहाँ पर हमें एंगल तो पता है ना 45 डिग्री, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स में दोनों साइड भी पता है, तो हम ये कहेंगे कि ये हो गया हाफ. उसके बाद ये जो दो साइड्स हैं दोनों की लेंथ 1 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम दैट इज 45 डिग्री. तो ये हो जाएगा 8, 8 का आधा ही कर दिया है तो ये तो 4 हो जाएगा. साइन 45 डिग्री होता है 1/√2. 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल,
So that will be 2 root 2 square units, means answer option A is the correct answer. Let's move ahead and try to solve question number 16 now. In triangle ABC, AB is equal to AC is equal to X. Right? देखो यहाँ पर अगर मैंने ये कहा कि A, B और AC बराबर हैं, दोनों X X हैं, right? And angle ABC is equal to theta. तो angle ABC is equal to theta. And the circumradius is equal to y. तो जब मैं इस ट्राइंगल के कहीं पर एक सेंटर आता है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है, उससे तीनों जो वर्टाइसेस होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर. और सर्कम सेंटर की जो रेडियस है उसको हम यूजुअली r मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में r को क्या कहा जा रहा है, y. ठीक है, कि ये जो सर्कम रेडियस है ये इक्वल टू y है, तो देन x और y का रेशियो क्या होगा. ठीक है, ये मेरे ख्याल से इक्वल्स के बाद तो क्वेश्चन खत्म है, ये मिस प्रिंटिंग हुई है. चलो एनीवे, अब अगर हम ये बोलते हैं कि यहां पे क्या करें, तो यहां पर आप लगाएं साइन रूल. साइन रूल, ठीक है, तो साइन रूल में हमें क्या दिखाई देगा, साइन रूल में हमें क्या दिखाई देगा कि राइट, साइन रूल क्या कहता है कि कोई भी एक साइड होती है AC और उसके ऑपोजिट एंगल का साइन थीटा आप लेते हो, तो ये रेशो हमेशा किसी भी ट्राइंगल में बराबर बना रहता है. सो दैट हैज टू बी BC अपॉन साइन A, एंड दैट हैज टू बी AC हो गया, BC हो गया, AC BC हो गया, तो AB अपॉन साइन C. ठीक है, और ये जो रेशो होता है ये हमेशा 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस होता है. दिस इज द साइन रूल एप्लीकेबल इन अ ट्राइंगल. ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो थीटा है, मतलब साइन B की बात हो रही है, तो इसको देख लो. ठीक है, ये देख लो, और ये 2r के बराबर है, इसको देख लो, हमें समझ में आ रहा है AC अपॉन साइन B इज इक्वल टू 2r. ठीक है, तो देखो AC की लेंथ कितनी है, AC की लेंथ है x, साइन B, तो साइन B तो एंगल B है थीटा, और यहाँ पर y दिया, r को बोला है y, तो इसका मतलब x अपॉन y कितना हो जाएगा, सो दैट हैज टू बी 2 साइन थीटा. x अपॉन y क्या होगा, 2 साइन थीटा, एंड दैट्स इट, दैट इज द आंसर. आंसर ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर. देन मूव अहेड एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17. द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइंस. राइट, 3 स्ट्रेट लाइन है जिसमें से y इज इक्वल टू 0 का मतलब तो x एक्सिस ही होता है, एक लाइन तो x एक्सिस ही है. ठीक है, दूसरी लाइन है 12x माइनस 5y इज इक्वल टू 0. इसमें y को 0 रख दो क्योंकि दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो y को 0 रखोगे तो 12x 0 हो जाएगा, मतलब x भी 0, तो मेरे ख्याल से ये तो 0 0 पे ही आ गया. तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 0, 12x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, और तीसरी लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7. ठीक है, तो मैंने ये कहा कि इन दोनों का जो हमारी लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, ठीक है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है L1 और L2 का, तो ये तो आ गया हमारे ओरिजिन के ऊपर 0,0 से, ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है. उसके बाद सिमिलरली L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, वेरी इजी. L1 है y 0, तो यहाँ 0 रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/3, तो y को 0 रखा तो ये आ गया 7/3. मतलब ये जो दो लाइंस हैं इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 7/3, 0 पर होगा. तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है 0,0, एक हो गया 7/3, 0. ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों को सॉल्व करो साथ में, इन दोनों को साथ में सॉल्व करोगे तो देखो ये 12x है, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 3 12, 12 में से 12 गया कैंसिल, 4 इंटू 4 16, तो 5 और 16 मिला के हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 7 इंटू 4 28, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 28/21, मतलब 4/3. ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/3, 4/3, यहाँ पे 4/3 रखा तो ये हो गया 20/3, 20/3 को मैं इस तरफ लेके गया, फिर 12 से डिवाइड किया तो 12 3 36, तो ये हो जाएगा 4 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 5/9, है ना, ऐसे ही होगा, 4 से कैंसिल किया तो 5/9. तो मेरे ख्याल से L2 और L3 इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आएगा 5/9. देखो यहाँ 5/9 रखा
तो ये होगा 5/3 और ये होगा 16/3। 16 + 5 21/3 इज 7, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे तो x और y का रेशो जो है वो 12/5 के बराबर होना चाहिए। ओके, तो मैंने अगर यहाँ L2 में इसको रखा 5/9 तो ये आएगा 12 5 60/9 और ये हो जाएगा 5 4 16/3। ओके, तो ये बराबर हैं क्या दोनों? 5 4 अच्छा, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। ओके, चलो ठीक है, थोड़ा सा कर ही लेते हैं इसको ढंग से, ज्यादा जल्दीबाजी में गड़बड़ ना करें अपन। तो ये है 12x - 5y = 0, ये हो जाएगा 12x, 4 4 16y एंड दिस विल बी 7 4 28। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा -21y और ये होगा -28, मतलब y की वैल्यू 21/21, 4 7 से कैंसिल किया तो 4/3, तो y की वैल्यू 4/3 करेक्ट है। अब 4/3 इधर रखा तो 4 5 20, 20/3, तो 12x हो गया 20/3, मतलब x की वैल्यू 12 3 36। तो मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं, ये हो गया 5/9, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ठीक है, तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट, इसमें जो हमारे x की वैल्यू है वो है 5/9, x की वैल्यू 5/9। ओके, और y की वैल्यू 4/3। 5/9 मतलब 7/3 से तो काफी कम होगी, तो यहाँ कहीं आएगा 5/9 और 4/3 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो चलो ठीक है, यहाँ कहीं हमें पॉइंट दिखाई देगा। तो बेसिकली एक लाइन ऐसी है, दिस इज लाइक 12x - 5y = 0। हाँ, 12x - 5y = 0, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है और तीसरी लाइन तो x एक्सिस है ही। ठीक है, अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ऑब्वियसली ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट चाहिए। तो ये है 0 0, ये है 7/3 0, मतलब ये जो बेस है ये तो हो गया 7/3। उसके बाद देखोगे कि ये इसकी हाइट है और हाइट हमें किससे मिल जाएगी? y कोऑर्डिनेट से मिल जाएगी। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 4/3। ठीक है, देखो इसका x कोऑर्डिनेट है 5/9, y कोऑर्डिनेट है 4/3, तो 5/9 से ये वाला डिस्टेंस पता चलेगा, लेकिन 4/3 से ये हाइट पता चल जाएगी। तो इस ट्राइंगल की हाइट है 4/3। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस, बेस है 7/3, हाइट है 4/3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 14/9। तो 14/9 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, है ना। सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। 18th देखो, a circle touches the y-axis at 0, 4 and passes through the point -2, 0, then the radius of the circle is। ठीक है, ये डायग्राम्स या कोई भी हेल्प हमें दी नहीं होती है, ये सब मैंने बनाया हुआ है, ये डायग्राम्स नहीं होंगे एग्जाम में, ये आपको खुद ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सर्कल है जो कि y एक्सिस को टच कर रहा है 0, 4 पर, है ना, और यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है -2, 0 पर। तो हम ये जानते हैं 0, 4 y एक्सिस का पॉइंट है और -2, 0 x एक्सिस का पॉइंट है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। अब उसके बाद देखो, अगर y एक्सिस सर्कल को टच कर रही है तो y एक्सिस सर्कल के साथ टेंजेंशियल रिलेशनशिप में है, और जो टेंजेंट होता है उसका डेफिनेटली जो सेंटर पॉइंट से जब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये जो रेडियस है ये डेफिनेटली एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, तो ये जो रेडियस है ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। अगर ये रेडियस एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस 4 है, देखो कोऑर्डिनेट 4 है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस 4 ही आएगा। सो दिस इज डेफिनेटली समथिंग, 4, कुछ वैल्यू यहाँ पर एक्स की होगी जो कि हमें नहीं पता, लेकिन 4। उसके बाद अगर मैंने माना कि इसकी जो रेडियस है वो r है, मान लो इसकी रेडियस r है, तो ये यहाँ से r यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये भी तो -r ही होगा, कोऑर्डिनेट भी -r हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये सर्कल की रेडियस है, तो यहाँ पर भी r ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है सेंटर और ये जो पॉइंट है -2, 0, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी r के बराबर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 - x1, मतलब -2 - r, इसका स्क्वायर निकालो, प्लस
y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर निकालो, इस पूरे का स्क्वायर रूट, और इससे हमें दोनों का डिस्टेंस मिलता है जो कि r है। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -2 प्लस r का स्क्वायर, मतलब r माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो r माइनस 4r प्लस 4 होगा। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 है और ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा, सो दिस विल बी आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचा 20 और यहाँ पे बचा 4r। इसका मतलब r की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली 5 आ गई। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर 100% r की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो रेडियस सर्कल की होगी 5। आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 एक पॉइंट है 1,3, दूसरा पॉइंट है 5,1। इफ अ लाइन विद स्लोप m intersects AB at an angle of 45 degree, then the possible values of m are। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से यहीं पर करने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पे कोऑर्डिनेट सेट कर लूं, थोड़ा सा अगर रफली भी कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, शायद आपको आंसर दिखना शुरू हो जाए आंसर ऑप्शन में से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैंने देखा 1,3, तो 1,3 मतलब करीब करीब ये पॉइंट मुझे दिखाई देगा, दिस इज 1,3। दूसरा पॉइंट है 5,1, तो 5,1 मतलब यहाँ कहीं 5,1 होगा, राइट। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इन दोनों को ज्वाइन किया और इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनी उसे हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब हमें ये दिखेगा कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा एंगल बनाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ छोटा सा एंगल होगा, राइट। और ये एंगल कितना होगा तो हम समझ सकते हैं ना, जैसे ये दोनों पॉइंट्स के ही कोऑर्डिनेट से हम निकाल सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना आ जाएगा या इसका tan थीटा, तो सेम टू सेम वही रेशो यहाँ पर भी होगा। तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि जो हमारी लाइन ए बी है ना, लाइन ए बी है उसका स्लोप कितना है। तो लाइन ए बी का स्लोप, आई एम श्योर आपको फॉर्मूला याद है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेसिकली y2 माइनस y1 हमें ये लेंथ बताएगा और x2 माइनस x1 हमें ये लेंथ बता देगा, और इन दोनों का जो रेशो आएगा वही रेशो हमें यहाँ भी मिलने वाला है, तो मतलब हमें इस ट्राइंगल के बारे में पता चलेगा, राइट। अब हम ये कहेंगे कि y2 माइनस y1, तो यहाँ पे 1 में से 3 माइनस करो, x2 माइनस x1 5 माइनस 1, सो दिस विल बी -2/4। इसका मतलब स्लोप है -1/2। क्यों स्लोप -1/2 क्यों है? क्योंकि ये एंगल इस तरफ नहीं बन रहा, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं ना, तो ये हमारा थीटा होता, ठीक है, तब पॉजिटिव आता, लेकिन अब थीटा तो इधर बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव में आ गया। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो हमें ये पता चला कि ये -1/2 है। अब उसके बाद जब हमारे पास दो लाइन होती हैं, उन्होंने ये कहा कि एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जो कि इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। अब देखो रफली भी सोचो, तो एक तरीका ये हो सकता है 45 डिग्री वाली लाइन बनाने का, 45 डिग्री वाली लाइन बनाने का एक तरीका यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ कहीं होगा, तो इस एंगल का, इस लाइन का स्लोप भी थोड़ा सा नेगेटिव में ही जाएगा, क्योंकि ये भी तो थोड़ा 90 डिग्री से बड़ा ही एंगल बन गया। ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, तो ये एंगल भी 45 हो सकता है। मतलब दो आंसर होंगे, ये तो श्योर है, एक पॉजिटिव स्लोप होगा, एक नेगेटिव स्लोप होगा, ये भी श्योर है। तो जहां पे दोनों पॉजिटिव हैं वो हटा दो, ठीक है, दोनों नेगेटिव वाला तो कोई केस है नहीं, दोनों स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो यार अब ए और डी में से आंसर होना चाहिए। ठीक है, चेक करना पड़ेगा। तो देखो दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, जिसमें m1 और m2 दोनों लाइन के स्लोप है। तो ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री, इसके ऊपर मॉड भी होता है। ठीक है, अब मुझे पता है कि पहली लाइन का स्लोप जो है वो -1/2 है, दूसरी लाइन का स्लोप m है, दैट वी डोंट नो, राइट। यहाँ पर भी -1/2 और m है, ठीक है, दैट वी डोंट नो। अब उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो tan 45 डिग्री तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मॉड हटाना चाहता हूँ तो इस तरफ +-1 लिख देता हूँ। ठीक है, बात तो एक ही है, इधर से मॉड हटा के +- लगाओगे तो दूसरी तरफ लगा दो।
उसके बाद सॉल्व करके देखो तो ये हो जाएगा -1 -2m, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 2 इधर आएगा तो 2 -m, ठीक, और बाकी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व करें तो अगर ये +1 हुआ तो पहला केस, तो +1 हुआ तो ये हो जाएगा 2 -m इज इक्वल टू -1 -2m, 2m में से m गया तो m एंड दिस विल बी -3। तो देखो एक स्लोप तो -3 आ रहा है, मतलब आंसर ऑप्शन डी तो कंफर्म हो गया। और अगर यहाँ -1 होता तो 2 -1 m को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा m -2, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। 2m और m मिला के हो जाएंगे 3m, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो m की वैल्यू 1/3। तो नेगेटिव स्लोप -3, पॉजिटिव स्लोप 1/3 मीन्स आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So this is it. This is how we could have done it. Okay, so let's move on to question number 20 now. Question number 20 देखते हैं। ये हमारे पास दो सेट है, ठीक है। इन दोनों सेट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। B2 सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये दो सीरीज हैं सेट के अंदर, जो हमें नंबर दिख रहे हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ऑब्वियसली दोनों में 5 5 5 5 का गैप दिख रहा है। If AK and BK are the kth terms of S1 and S2 respectively, then what is K1 से लेके 20 तक summation of AK BK। तो अगर मैंने K को 1 रखा तो जो पहली टर्म है, जो मेरा आंसर है वो कैसे आएगा, तो आंसर आएगा मुझे सेट A की पहली टर्म सेट B की पहली टर्म लेनी है, मल्टीप्लाई करना है, सेट A की सेकंड टर्म सेट B की सेकंड टर्म, सेट A की थर्ड टर्म सेट B की थर्ड टर्म एंड सो ऑन। मुझे यहाँ पर 20th टर्म तक ये कार्यक्रम करना है, सबका समेशन मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे पहले और पहले टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 इंटू 100। सेकेंड टर्म देखो तो ये है 105 इंटू 95। उसके बाद थर्ड टर्म तो 110 इंटू 90 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। अब पैटर्न ढूंढते हैं, पैटर्न ढूंढेंगे तो यहाँ पर 100 स्क्वायर, ये है 100 + 5, ये है 100 - 5, तो ये होगा 100 स्क्वायर -5 स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा 100 स्क्वायर -10 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो मुझे पता चला कि फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ 100 स्क्वायर है, उसके बाद सेकेंड टर्म में 5 इंटू 1 है, थर्ड टर्म में 5 इंटू 2 है, सेकेंड टर्म में 5 पहली बार 5 इंटू 1, थर्ड टर्म में दूसरी बार 5 इंटू 2। तो जो 20वीं टर्म होगी उसमें जो 5 है वो कितनी बार होना चाहिए, 19 टाइम्स। तो ये होगा 100 स्क्वायर माइनस, राइट, 5 19th टाइम, तो 5 19s आर दैट इज 95, तो ये होगा 95 स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व हो जाएगा। 100 स्क्वायर हमारे पास 20 टाइम्स है, ठीक है, 100 स्क्वायर तो हर टर्म में है ही, तो 20 टाइम्स है। उसके बाद माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में है 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 95 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं तो 100 का स्क्वायर होगा 10,000 इंटू 20, तो 2 के आगे आ जाएंगे 5 0, मतलब 2 लाख, राइट, ये 2 लाख हो गया। अब इसमें से यहाँ से 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके 19 स्क्वायर तक का सम। आई एम श्योर कि आप सब लोगों को पता है कि जो हमारा 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है, 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का सम, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे n की वैल्यू 19 है तो यहाँ लिखेंगे 19, 19 प्लस 1 20, 19 इंटू 2 38 प्लस 1 39 डिवाइडेड बाय 6, राइट। सॉल्व करके देखेंगे तो ये 6 को 3 से कैंसिल किया तो ये 3 टाइम्स 13 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया 10 टाइम्स। ये बात समझ में आ रही है कि जो पहली टर्म है वो 2 लाख है और जो दूसरी टर्म आएगी उसमें भी 25 इंटू 19 इंटू 10 इंटू 13 होने वाला है। इसका मतलब दोनों टर्म्स जो है वो 10 के मल्टीपल तो है। देखो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट में 0 है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का मल्टीपल है तो यूनिट डिजिट 0 आएगी, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में तो 0 आना चाहिए, और ऐसा सिर्फ एक ही आंसर ऑप्शन दिया है तो कैलकुलेशन के बिना आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअली पूरा सॉल्व कर लोगे तो फाइनली कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको आंसर ऑप्शन में वैसे ही उन्होंने बहुत इजी करके दे दिया, ठीक है।
चलिए उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एक सीरीज दी है, दूसरी सीरीज का हमें सम निकालना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आई एम श्योर यही तो करना है एग्जाम में, ये नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो देखो यहाँ पे 1/1 सोच सकते हो, 1/1 यहाँ पे 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है π²/6। ठीक है, अब हमें जो सम निकालना है उसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ ऑड नंबर के स्क्वायर्स हैं, यहाँ पर ऑड और इवन दोनों है, तो अपन इनको पहले अलग अलग करते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो हमारा 1/1 है, 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है एंड सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं x। बेसिकली हमें इसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। अब जो बाकी के टर्म्स बच रहे हैं 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर, ठीक है, 1/5 स्क्वायर एंड 1 अरे फिर से 5 आ गया, ठीक है, 1/6 स्क्वायर, सिर्फ इवन नंबर के स्क्वायर चाहिए तो 1/8 स्क्वायर, इसको मैं कह देता हूं कि ये y है। ठीक है, ये दोनों y है। तो अब मुझे ये तो दिख रहा है कि ये जो हमारी पूरी की पूरी सीरीज हमें दी हुई है इसमें x भी है और इसमें y भी है, इसमें x और y दोनों का सम है ना, ये वाले भी सारे टर्म्स हैं, ये वाले भी सारे टर्म्स हैं, तो इन दोनों को ऐड करोगे x और y का सम कितना आएगा, π²/6। ठीक है, तो ये दिमाग में रख सकते हैं। अब वापस इधर आ जाओ, अब इस y को सिंप्लीफाई करो, देखो इन सब में 2 स्क्वायर तो कॉमन दिख रहा है, मतलब 1/2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में दिखेगा 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी एंड दैट इज इक्वल टू y। अब ये ब्रैकेट में तो कमाल हो गया, राइट, ब्रैकेट के अंदर फिर से यही आ गया, मतलब ये तो x प्लस वाई है, सो वी कैन से फॉर श्योर कि ये हो गया 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 और ब्रैकेट के अंदर हमें दिख रहा है x प्लस वाई, यहाँ पर है y। ठीक है, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस वाई जो है वो 4y के बराबर और x की वैल्यू हो गई 3y के बराबर। मतलब अगर मैं y निकाल लूं तो उसी का 3 टाइम्स होगा x, अगर मैं y निकाल लूं तो उसी का 3 टाइम्स होगा x, और y मैं निकाल भी सकता हूं क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू तो पता है, आई कैन से फॉर श्योर। अच्छा, x अगर 3y है तो यहीं पे रख दो, x अगर 3y है तो y प्लस y इज इक्वल टू 3y प्लस 5, तो ये हो गया π²/6, तो ये हो जाएगा 4y, 4y है π²/6, मतलब y की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आएगी, सो दैट विल बी π²/24, ये 4 से 6 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं तो डेफिनेटली x आ जाएगा 3y, तो 3 इंटू π²/24, तो 3 और 24 कैंसिल हो गए, इट हैज टू बी π²/8, तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो दिस इज हाउ वी कुड हैव डन इट, राइट। चलो वेरी गुड, सो लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22 नाउ। क्वेश्चन नंबर 22 में देखोगे तो उन्होंने ये कहा कि A1 से लेके A8 तक सारे नंबर जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट हैं, तो हमें पता करना है कि फिर ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखने में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट एक्चुअली उतना डिफिकल्ट है नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है कि 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x की पावर 4 5 6 7 8, इन सब का जो सम है वो है 0 के बराबर, राइट। एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यार ये तो जीपी है क्योंकि एक्स एक्स मल्टीप्लाई तो होता जा रहा है, तो अगर ये जीपी है तो जीपी में कितने टर्म्स है, तो देखो ये 1 भी एक टर्म है, तो यहां से यहां तक 8 टर्म्स और ये 9th टर्म, राइट। तो जीपी का जो फॉर्मूला है वो होता है a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, r मतलब कॉमन फैक्टर जो हम लगातार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो है x, नंबर ऑफ टर्म्स है 9, तो ये हो गया x की पावर 9 -1 अपॉन x -1, और यहाँ पर तो ये 0 है, ये सम ही हमें 0 दिया है। अब ये x -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेफिनेटली 0 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब x की पावर 9 इज 1। तो जो भी वैल्यू, जो भी नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा
उसकी 9th पावर तो 1 होगी। तो अगर ये सारे के सारे रूट हैं, ये सब रूट हैं, ये सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब इन सब की पावर 9 जो है वो 1 के बराबर है। तो a1 की पावर 9 1 है, a2 की पावर 9 भी 1 है, a3 की पावर 9 भी 1 है, एंड सो ऑन, राइट। a8 की पावर 9 भी 1 है। अब मुझे दिखाई दिया कि अगर पावर 9 1 है, मतलब मैं इसे इन जनरल ये बोल सकता हूं कि कोई सा भी नंबर ले लो यहाँ पे 1 से लेके 8 तक, सबकी पावर 9 तो 1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो 2025 है ये 9 का ही मल्टीपल है। 2025 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 225 के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि a की पावर k की पावर k की पावर 9 तो 1 है, इसको अगर मैं और रेस कर दूं 225 की पावर से, तो भी तो ये 1 ही रहेगा। इसका मतलब इनमें से किसी भी नंबर की पावर 2025 भी होगी तो भी वो 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 की ऊपर कोई भी पावर लगाओ 1 ही तो रहेगा। यहाँ पे पावर 225 लगेगी तो आंसर तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये पता चला कि ये जो पहली टर्म है ये भी 1 है, दूसरी टर्म भी 1 है, एंड सो ऑन 8 टर्म्स हैं। तो 8 टर्म्स हैं, 8 बार 1 1 1 ऐड कर दो, तो 8 बार 1 1 1 ऐड करोगे मतलब सबका सम कितना आ जाएगा 8। तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, है ना। चलिए वेरी गुड, राइट। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ही देखें कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा, तो 23 देखो ध्यान से। The sum of the first 5 terms of a geometric progression is the same। तो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला क्या होता है, जो अभी अभी बताया कि a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। वो ये कह रहे हैं कि किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 5 टर्म्स का सम निकालेंगे, मतलब r की पावर 5 लगा दो, और या फिर उसके फर्स्ट 7 टर्म्स का सम निकालेंगे, तो ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर हैं, तो अगर बराबर है तो ये कैंसिल हो गया, राइट। r माइनस 1 कभी 0 होता नहीं है, तो ये फॉर्मूला कभी भी r इज इक्वल टू 1 के लिए तो वर्क करता नहीं है, तो r 1 नहीं होगा, मतलब ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों बराबर हैं तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हुआ, तो r की पावर 5 इज इक्वल टू r की पावर 7, मतलब r का स्क्वायर 1, ठीक है। अब r का स्क्वायर 1 है तो r या तो प्लस 1 होगा या फिर माइनस 1, प्लस 1 हो नहीं सकता, फॉर्मूले में प्लस 1 होता ही नहीं है, तो ये तो हटा दो, तो r डेफिनेटली माइनस 1 है। r अगर माइनस 1 है तो ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसकी पहली टर्म है a, r अगर माइनस 1 है तो दूसरी टर्म है माइनस a, ठीक है। माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो, जो तीसरी टर्म आएगी वो फिर से a, फोर्थ टर्म होगी माइनस a, एंड सो ऑन, यही कार्यक्रम चलता रहेगा, a माइनस a एंड सो ऑन। तो इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स, ठीक है, तो देखो अगर मैं 9 टर्म्स का सम लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 8th टर्म है माइनस a और 9th टर्म होगी a। तो पहले 8 टर्म्स को जब ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा, a माइनस a 0, a माइनस a 0, a माइनस a 0, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम तो 0 ही आएगा। तो मुझे पता चला कि ये तो 0 है, मतलब 9th टर्म का जो सम है वो a ही है। और उन्होंने ये बोला इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स इज 24, मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि a की वैल्यू 24 है। सो देन द फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, तो फोर्थ टर्म है माइनस a, तो माइनस a कितना होगा, सो इट हैज टू बी माइनस 24। आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट्स इट। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। 24 है लेट a एंड b बी टू फाइनाइट सेट सच दैट, है ना। तो देखो अब हम यहाँ पर अगर इसको डायग्राम बना के सॉल्व करें, एक सेट है हमारा A, एक सेट है B। उन्होंने कहा A माइनस बी, A माइनस बी का मतलब होता है कि A में से A और B के कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, तो लेट से ये X है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये Y है, और ये जो B माइनस A वाला पार्ट है इसको हम Z मान लेते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो X Y Z है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तीनों नंबर्स, राइट। इसका मतलब अगर ये x है तो ये कुछ x प्लस a होगा, या चलो ऐसे देख लो कि अगर ये y है तो इससे पहले वाली जो टर्म है वो y माइनस a होगी, आगे वाली टर्म y प्लस a होगी। फिर उन्होंने कहा कि जो यूनियन है वो 18 है। अब यूनियन में तो ये तीनों आ ही जाते हैं, राइट, विच मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि x y और z तीनों का सम है 18। तो अब मैं जानता हूं कि x है y माइनस a, फिर y,
फिर y प्लस a और तीनों का सम 18 है, मतलब ये हो गया 3y इज इक्वल टू 18। तो y की वैल्यू डेफिनेटली 6 है, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि n ऑफ a प्लस n ऑफ b। तो देखो ध्यान से, n ऑफ a प्लस n ऑफ b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a दैट इज x प्लस y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b दैट इज y प्लस z, ठीक है। इसमें हमें x y z एक एक बार तो दिख ही जाएगा और एक y और दिखेगा। तो x y z का सम तो 18 है ही, इसमें एक y 6 और ऐड हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 24 एंड दैट्स इट। आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी कुड हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 25। तो if 8x square minus 2kx plus k is equal to 0 is a quadratic equation in x such that one of its roots is p times the other, right? तो देखो, अगर मैंने इसके दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, तो लेट्स से कि अल्फा जो है वो p टाइम्स ऑफ बीटा के बराबर है, p टाइम्स ऑफ बीटा। तो हम ये जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे b का मतलब है माइनस 2k, उसको और माइनस करोगे तो 2k, और a का वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा k बाय 4। उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है ना। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि अल्फा जो है वो p टाइम्स ऑफ बीटा है, तो p टाइम्स ऑफ बीटा प्लस बीटा जो है वो हो गया k बाय 4। बीटा कॉमन निकाला तो ये हो गया p प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू k बाय 4। ये हमारी एक इक्वेशन बनी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन में ये है कि यार अल्फा और बीटा दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होता है c बाय a, तो ये हो जाएगा k बाय 8, ठीक है, k बाय 8। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी अल्फा की जगह p टाइम्स ऑफ बीटा रख दो, p टाइम्स ऑफ बीटा इंटू बीटा, तो p टाइम्स ऑफ बीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया k बाय 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो बीटा की वैल्यू है वो है k अपॉन 4 टाइम्स ऑफ p प्लस 1, मतलब बीटा का स्क्वायर आएगा k स्क्वायर अपॉन 16 इंटू p प्लस 1 का स्क्वायर। ये जो बीटा स्क्वायर की वैल्यू है इसे हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा p, और बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है k स्क्वायर अपॉन 16 टाइम्स ऑफ p प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू k अपॉन 8, ठीक है। अब देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अपने पास, k से k कैंसिल हुआ तो बचा सिर्फ k, 8 से 16 कैंसिल हुआ 2, तो ये जो 2 टाइम्स ऑफ p प्लस 1 का स्क्वायर है ये न्यूमरेटर में, और नीचे है p, तो जो नीचे p है उसे हम लिख सकते हैं रूट p का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों में स्क्वायर है ना, तो हमें पता चलेगा कि जो k की वैल्यू है, चलो उधर लिखते हैं, हमें पता चलेगा कि ये जो k की वैल्यू है ये हो जाएगी 2, और उसके बाद इस दोनों स्क्वायर में है तो p प्लस 1 अपॉन रूट p का होल स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद सॉल्व किया तो p को रूट p से डिवाइड करोगे तो रूट p, और 1 को रूट p से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन रूट p, और ये हो गया स्क्वायर। तो k की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ रूट p प्लस 1 अपॉन रूट p का स्क्वायर, मींस आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर है f ऑफ x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमसे पूछा है इसमें अगर a b c सब रियल है, a 0 नहीं है, x इज अ रियल वेरिएबल, तब क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि अगर a रियल नंबर है तो a स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और किसी भी क्वाड्रेटिक में जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होता है तो उसके ग्राफ में हमेशा हमें अपवर्ड पैराबोला दिखता है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो डिफाइंड होगी, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो ऑब्वियसली इसका मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। तो इट हैज गॉट अ मिनिमम, f ऑफ x हैज, अच्छा f ऑफ x हैज अ मिनिमम बट नो मैक्सिमम, तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन सी, f of x has a minimum and no maximum, answer option C is the correct answer. Let's move on to question number 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में तो x की वैल्यू ही पुट करके देख सकते हो, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार लॉग लगा है, मतलब 2 की पावर 4, 16 से चेक कर लो, चेक करोगे बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एनीवे अगर बिना वैल्यू पुट किए करना है तो सबसे पहले 25 की पावर 1/2 लगेगी, तो बाकी का लॉग मिल जाएगा हमें 5
log to the base 3, 1 plus log to the base 3, 1 plus 2 log x to the base 2, और इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 25 की पावर 1/2, तो 25 की पावर 1/2 मतलब ये 5 हो जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल भी हो जाएगा, राइट। मतलब हमारे पास बचा log to the base 3, 1 plus log to the base 3, 1 plus 2 टाइम्स, या इस 2 को x का स्क्वायर बना लो तो log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 2, एंड दैट इज इक्वल टू 1। 25 का रूट 5, 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 1। अब यहाँ 3 की पावर 1 लगेगी, तो ये बचेगा 1 प्लस log टू द बेस 3, 1 प्लस log x स्क्वायर टू द बेस 2, एंड दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 1 मतलब ये 3 हो गया, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 हो गया। तो हमें पता चला कि log टू द बेस 3, 1 प्लस log x स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। फिर ये 3 का स्क्वायर 9 ले लो, तो 1 प्लस log x स्क्वायर टू द बेस 2 इज 9, 9 में से 1 माइनस किया तो ये हो जाएगा 8, तो log x स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, एंड यस राइट, व्हाट वी कैन से फॉर श्योर इज कि ये जो x का स्क्वायर है ये हो जाएगा 2 की पावर 8, है ना। तो 2 की पावर 8 है मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर 16 स्क्वायर के बराबर है, मतलब x की वैल्यू 16 हो गई। सो दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। और जैसा मैंने बोला कि आंसर ऑप्शन में से लॉजिकली, क्योंकि लॉग 4 बार है तो 2 की पावर 4 16 उठा के पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा। चलो एनीवे, क्वेश्चन नंबर 28, अगेन वन ऑफ द वेरी 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 इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय दिस। तो हमें ये पता है कि जो हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर a की जगह रख देता हूँ 3 की पावर 10 और b की जगह 2, तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 20, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 की पावर 10 इंटू 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो खैर एनीवे ये भी कभी क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा a की पावर 3, तो 3 की पावर 10 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 30, और 2 का क्यूब दैट इज 8। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें पता है कि 3 की पावर 30 प्लस 8 इस 3 की पावर 10 प्लस 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब हमेशा a प्लस b से डिवाइड हो जाता है, मतलब आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन वी सी क्वेश्चन नंबर 29, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वेरी 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 इजी। जिन लोगों के अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स बढ़िया हैं, आई एम श्योर कि वो इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, केवल देख के ही बता सकते हैं। कैसे देख के बता सकते हैं, देखो ध्यान से, इन्होंने बोला कि ये ग्रेटर देन 0 है। 0 को हम हमेशा log 1 लिख सकते हैं, दोनों तरफ बेस ले लो सेम, ठीक है, दोनों तरफ बेस ले लो सेम, इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब log से log तो हो जाएगा कैंसिल, तो हमें ये पता किया कि log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 जो है टू द बेस 2 ये होना चाहिए, ये दोनों log से log कैंसिल हो गए तो ये 1 से बड़ा। अब ये 2 की पावर 1 होता है 2, मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 जो होगा वो 2 की पावर 1 मतलब 2 से बड़ा। लेकिन अब आप ये सोचो ना कि ये log का आर्ग्यूमेंट है, log का आर्ग्यूमेंट कभी नेगेटिव होता नहीं है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव है तो अब आप न्यूमरेटर ध्यान से देखो, जो न्यूमरेटर है वो x से 1 छोटा है और डिनोमिनेटर x से 1 बड़ा है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन बनेगा ये कभी भी 1 से बड़ा तो आएगा ही नहीं। तो अगर ये फ्रैक्शन कभी 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता, जबकि हमारी कंडीशन ये कह रही है कि इसे 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 से ही बड़ा नहीं हो पाएगा भाई, 1 भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली 2 से बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इट विल बी अ नल सेट, नो वैल्यूज आर देयर फॉर x, ठीक है। चलो देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में उन्होंने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का यूज जरूर किया है, लेकिन उतना कुछ है नहीं। हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे P0 और P2 मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, P0 और P1 मल्टीप्लाई होंगे,
और दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट से बस इतनी इक्वेशन बन जाएगी। अब P0 की वैल्यू 2 है, वैसे भी P0 बराबर है, तो इस इक्वेशन से ये पता चलेगा कि P2 और P1 इक्वल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब P ऑफ x क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। P ऑफ x अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा 3 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट डिग्री 2 की टर्म, डिग्री 1 की टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। उन्होंने ये कहा कि P ऑफ 0, तो ये 0 मतलब C, और C की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये तो हमें इमीडिएटली पता चल गया कि C 2 है। उसके बाद P ऑफ 1 और P ऑफ 2 बराबर है। अगर यहाँ 1 रखा तो आएगा A प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4A प्लस 2B प्लस सी। 4A में से A गया 3A, 2B में से B गया B, एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो 3A प्लस B जो है वो 0 है, C की वैल्यू 2 है। एक और बात बताई, P1, P2 और P3 का जो सम है वो 14 है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि P1, P2 और P3 का जो सम है वो 14 के बराबर है। ठीक है, तो देखो अब मैं जानता हूं P1 क्या है? A प्लस बी प्लस सी। P2 क्या है? 4A प्लस 2B प्लस सी। और P3 क्या होगा? तो यहाँ 3 रख दो, तो ये हो जाएगा 9A प्लस 3B प्लस सी। इन तीनों का सम 14, राइट। इसका मतलब A 4A और 9A, 9 प्लस 4 13, तो ये हो गया 14A। B 2B 3B, तो ये हो गया 6B, और ये हो गया 3C, दैट इज इक्वल टू 14। अब हम ये जानते हैं कि C की वैल्यू तो 2 है, तो अगर C की वैल्यू यहाँ 2 रख दो तो ये 6, तो 14 में से 6 गया 8। तो इसका मतलब 14A प्लस 6B जो है वो 8 के बराबर है। 3A प्लस B जो है वो 0 है। तो इसमें अगर मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 3 जा 18A, 6B और 0 इंटू 6 तो 0 ही होगा। सब्ट्रैक्ट करो तो 14 में से 18 गया -4A, इधर आ जाएगा 8, मतलब A की वैल्यू होगी -2, है ना। A की वैल्यू होगी -2। A की वैल्यू कितनी होगी? -2। A अगर -2 है तो इसमें पुट करके देख लो, इसमें पुट कर दो। 3 इंटू -2 होगा -6, दूसरी तरफ जाएगा तो +6, तो ये हो गया 6, और C तो 2 है ही। तो अब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो बन के तैयार हो गया। पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स थे, ax स्क्वायर, तो A की वैल्यू है -2, तो -2x स्क्वायर। B की वैल्यू है 6, तो 6x, और C की वैल्यू है 2। तो अब हमसे पूछा है P ऑफ 4 बताओ, तो यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 -32, 4 इंटू 6 दैट विल बी 24 प्लस 2 26। तो 24 और 22 24 प्लस 2 26, -32 प्लस 26 मतलब -6। तो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दैट्स इट। मेरे ख्याल से इस तरीके से हम इस पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। So please like the session, share the session with your friends and subscribe the channel if you have not done it yet, right? तो like, share और subscribe जरूर करते रहें। I am very sure कि इन 30 क्वेश्चन के सॉल्यूशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ और फिटनेस का जम के ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।